मैम स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? Yes, yes. यस, थैंक यू मैम। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो आज की शुरुआत हम करते हैं आप सबसे एक क्वेश्चन के साथ। मैम ने जैसे बता ही दिया आज का टॉपिक क्या है और आप सबको मालूम भी है। तो आप सब बताइए कि जब जब भी हम फैट वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहला हमारा कौन सा वर्ड है ऐसा जो हमारे माइंड में आता है? प्लीज चैट बॉक्स में सब आंसर करेंगे। यस। ओबेसिटी। मोटापा, ओबेसिटी। राइट। कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। हाँ, हम डॉक्टर नेचर में तो हमारे माइंड में स्लिम एंड फिट जूस भी आता है। बट आज हम मोटापा सबके माइंड में देख लीजिए आप सब कि ज़्यादातर हमारे माइंड में सभी के क्या आता है कि वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम्स, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हमारे माइंड में आती हैं। लेकिन सच ये नहीं है। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और डेंजरस भी है। बस डिपेंड ये करता है कि हम किस तरह का फैट ले रहे हैं और हम उसे कितना कंज़्यूम कर रहे हैं। आज आज सेशन के बाद मुझे मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बस आपको बहुत ध्यान से इस सेशन को सुनना है और बहुत अच्छे से अटेंड करना है आपको। और लास्ट में मालूम हो जाएगा हमें कितने लोग इसको एक्टिवली सुन रहे हैं। तो आज हम यही सब जानेंगे कि हमारा फैट क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और इसका क्या रोल है हमारी बॉडी में और इसके सोर्सेज़ क्या हैं, हम इसको सही तरीके से कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट के बारे में। तो फैट जैसे हम बहुत सारी अपने इस सेशंस में जान रहे हैं, फैट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाले 3 सोर्सेज़ में जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, ऐसे ही फैट होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाला मेन सोर्सेज़ है। इसको हम इस तरह से समझते हैं इस स्लाइड के माध्यम से कि फैट को साइंटिफिक लैंग्वेज में लिपिड्स कहा जाता है और ये हमारी बॉडी में फैट मेनली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में जमा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जब भी हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, जैसे हमने कार्ब से ली या प्रोटीन से ली या फिर फैट से ली, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि उसे कन्वर्ट कर देती है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। और ये जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म है, ये हमारे फैट सेल्स में इस तरह से स्टोर होते रहते हैं। और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तब हमारी बॉडी इसी से यूज़ करती है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं और एनर्जी यूज़ नहीं करते, हमारी एक्टिविटीज़ कम हैं, तो हमारे फैट सेल्स इस तरह से बढ़ते जाते हैं और इसी वजह से हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है और भी फिर कई तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ को और हमारे अपने खाने को, दोनों को बैलेंस करके रखना है। वापस हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। अगर हम कैलोरीज़ डेंसिटी की बात करते हैं कि ये कितनी एनर्जी देता है फैट, तो फैट हमारा इन तीनों में, जो हमारे ये सोर्सेज़ हैं 3, तो इन सब में हमारा फैट जो है वो सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ देता है। जैसे 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज़ होती हैं। इसी तरह 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज़ होती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर हम सेम क्वांटिटी में कार्ब्स ले रहे हैं या फिर फैट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी देगा वो हमें फैट देगा, कैलोरी वो देगा फैट। और बायोलॉजिकल इसमें हमारा मतलब बॉडी में क्या रोल है इसका, तो मैंने जैसे बताया, फैट हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करता है और जब हम खाना नहीं खाते,
तो हमारी जो बॉडी होती है वो इसी को ही यूज करती है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं या हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी इस फैट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है और ये लॉन्ग टर्म एनर्जी बैकअप का काम करता है। और हम फैट को जानेंगे, अगर ये फैट कहाँ होता है। फैट अगर हमारी स्किन के नीचे है तो उसे सबक्यूटेनियस फैट कहेंगे, और हमारे ऑर्गन्स के अराउंड है तो इसे हम विसरल फैट कहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि फैट कितने तरह के होते हैं। अब तक हमने समझ लिया कि हमें फैट क्या क्या होते हैं, और हम समझेंगे कि फैट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हर फैट जो है वो सेम नहीं होता। कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ बैड फैट्स होते हैं। और तो इसमें मेन 3 तरह के फैट होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, और एक होता है ट्रांस फैट। तो हम सैचुरेटेड फैट के बारे में जानेंगे। तो सैचुरेटेड फैट वो फैट होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, जैसे रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, घी, बटर, चीज़, कोकोनट ऑयल में ये हमें सैचुरेटेड फैट मिलता है। हमें अपनी टोटल कैलोरीज़ का 10% से कम सैचुरेटेड फैट लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और हमारे हार्ट पर बुरा असर डल सकता है। लिमिट हर चीज़ की लिमिटेड क्वांटिटी में अगर हम किसी चीज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं, तो वो ठीक है, और एक्सेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और हम कैसे पहचानेंगे कि ये सैचुरेटेड फैट है या किसी और तरह का फैट है? तो हम देखेंगे कि अगर मौसम हमारा वेदर कोल्ड है, मतलब कहीं पर अगर हम इसको ठंडी जगह में रखते हैं, अगर ये जम गया तो समझ लेंगे हम ये सैचुरेटेड फैट है। ठीक है? अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैट की। ये अनसैचुरेटेड फैट इसको सबसे हेल्दी माना जाता है। और ये अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल लिक्विड रहता है, और ये 2 तरह का होता है, एमयूएफए और पीयूएफए। एमयूएफए मोनोस अनसैचुरेटेड फैट, मोनो मीन्स होता है एक, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जिस जैसे ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल और कई तरह के, जैसे आलमंड्स हो गया, कैश्यू हो गया, और भी कई तरह के नट्स में हमें एमयूएफए फैट मिलता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिलता है। जैसे इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कार्बन की लाइन्स है, मतलब एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसलिए ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को, मीन्स एचडीएल को बैलेंस में रखता है। और बात करी जाए पीयूएफए की, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पॉली मीन्स होता है मैनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन्स की 2 लाइन्स दिख रही होंगी आपको पीयूएफए में। तो इस तरह से इसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे फैटी फिश, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर ऑयल, इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट को अ, ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये क्या करता है कि हमारे जो इन्फ्लेमेशन होता है, ये उसको कम करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, दोनों शामिल होते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि ये दोनों हमारी बॉडी के लिए कितना एसेंशियल्स हैं। क्यों पर ये हमारा क्या होता है कि हमारी बॉडी में खुद से नहीं बनता, इसलिए हमें इसको आउटसोर्स करना पड़ता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है इसे। तो अनसैचुरेटेड फैट में हमें पीओएफए के फॉर्म में हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रांस फैट की, जिसके बारे में जिसको फैट के सुनकर सबके माइंड में ट्रांस फैट ही ख्याल आता है। तो सबसे डेंजरस फॉर्म में यही होता है ट्रांस फैट, जिसे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है, जिसमें अनसैचुरेटेड फैट को आर्टिफिशियली सॉलिड बनाने के लिए हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। और ज़्यादातर ये प्रोसेस्ड फूड में, बेकरी आइटम्स में
और फ्राइड फूड्स में ये हमें मिलता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है ये, हमारा एलडीएल को बढ़ाता है और हमारे एचडीएल को कम करता है, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट रिस्क होता है, वो सब बढ़ जाता है। इसलिए हमें ट्रांस फैट को जितना हो सके, पूरी तरह से तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट जितना हो सके हमें ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। अब हम समझते हैं कि फैट का हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एनर्जी स्टोरेज। फैट बॉडी का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। हमने जाना था जैसे 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं, जिससे ये हमें लंबे समय तक एनर्जी देता है। बॉडी इसे ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में जमा करती है हमारी बॉडी में, और ये एडिपोज टिश्यू में, अभी आगे दिखाऊंगी मैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो फैट है जो है वो हमारी बॉडी का स्टोरेज बैंक है। नेक्स्ट है ऑर्गन प्रोटेक्शन। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गन प्रोटेक्शन। फैट हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनीज, इन सब के अराउंड एक कुशन लेयर बना देता है, जिससे हमें शॉक और इंजरी कोई होती है तो उससे हमें बचा सके। अगर हम सिंपल वर्ड्स में जाने तो जैसे हम बाहर निकलते हैं, हम हेलमेट वेयर करते हैं, जिससे वो हमारे हेलमेट हेड को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स को फैट प्रोटेक्ट करता है। विटामिन एब्जॉर्प्शन। कुछ विटामिन्स जैसे ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका ये सॉल्युबल होते हैं, मीन्स इनका एब्जॉर्प्शन फैट के बिना पॉसिबल ही नहीं होता। इसका मतलब है अगर हमारी बॉडी में फैट ना हो तो जो इस तरह के ज़रूरी विटामिन्स हैं हमारी बॉडी में वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होते और वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा फैट का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन सपोर्ट। ब्रेन का एप्रॉक्स 60% पार्ट फैट से ही बना होता है। फैट न्यूरॉन्स के अराउंड माइलिन शीथ बना देता है। ये एक फैटी लेयर होती है जो नर्व सेल्स को कवर करती है। ये हमारे सिग्नल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन से फास्ट ट्रांसमिट करने में बहुत हेल्प करता है। अब हम इसके सोर्सेस की बात करें तो हम हमारा हेल्दी सोर्स क्या होगा? फ्रेश फ्रूट्स होंगे, जैसे एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, बेरीज से हमें हेल्दी फैट मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल से जैसे स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गया, होल ग्रेन्स, नेचुरल जूसेस से। ऐसे ही अनहेल्दी अगर हम फूड लेंगे तो उससे हमें बैड फैट मिलेगा। जंक फूड, बर्गर्स हो गए, फ्राइज हो गई, पिज्ज़ा हो गया, शुगरी ड्रिंक्स हो गई, प्रोसेस्ड स्नैक्स हो गए और स्वीट्स हो गए। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए एक चार्ट बनाया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें कौन सी चीज़ से कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। तो अगर हम प्लांट बेस्ड फैट की बात करें तो हमें आलमंड से मिलता है, 10 आलमंड से मिलेगा हमें 70 कैलोरीज मिलेंगी हमें। और 5 वॉलनट से मिलते हैं हमें 130 कैलोरीज। 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड से मिलती हैं हमें 555 कैलोरीज। 1 टेबल स्पून चिया सीड से मिलती हैं हमें 60 कैलोरीज। 100 ग्राम्स एवोकाडो से मिलती हैं 160 कैलोरीज। ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल से मिलती हैं हमें 120 कैलोरीज। और हम नेचुरल कुछ ये ऐसी चीज़ें लेते हैं तो हमें 100 ग्राम्स कोकोनट से मिलती हैं 350 कैलोरीज। 1 टेबल स्पून घी से मिलती है 120 कैलोरीज। 1 टेबल स्पून बटर से मिलती है 100 कैलोरीज। और हम एनिमल सोर्सेस से फैट लेते हैं तो 100 ग्राम सैलमन से मिलती है हमें 200 कैलोरीज। 100 ग्राम टूना से मिलती है हमें 130 कैलोरीज। 1 एग से मिलती है 70 कैलोरीज। और 100 ग्राम्स अगर हम चिकन लेंगे तो उससे हमें मिलेगी 165 कैलोरीज। तो हम इसे कंक्लूड करें फैट को,
तो हमें अपने टोटल कैलोरीज का 20 से 30% हिस्सा फैट से लेना है। इसमें करीब 70% हमारा अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, जिसमें एमयूएफए और पीओएफए शामिल हों, और जबकि 30% हमारा 100% में से 30% हमारा अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए। और ट्रांस फैट आप देख सकते हैं यहाँ पर 0% ही होना चाहिए। हमें जितना अवॉइड कर सकें हम ट्रांस फैट को उतना अवॉइड करना है। तो आज के बाद मैं समझ सकती हूँ, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हमें फैट के नाम से ओबेसिटी ये सब, इसके साथ साथ हमें अच्छा गुड फैट के बारे में भी सोचना है, और इससे डरना नहीं है हमें, और इसको सही तरीके से सुनकर समझकर तब इनटेक करना है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। बस एक लास्ट में आपके लिए मैंने ये देख सकते हैं, टू मच फैट इज डेंजरस, राइट फैट इज एसेंशियल। अब मैंने आपके लिए एक छोटी सी क्विज तैयार करी है, तो सब रेडी हो जाएं चैट बॉक्स में। देखते हैं आपको कितना समझा पाई मैं। आपको यस या नो या फिर एक वर्ड में आपको आंसर करना है। आर यू रेडी? चैट बॉक्स में सबके आंसर आ जाएं प्लीज। ओके, ठीक है। तो आप सब बताइए, डज ईटिंग फैट ऑलवेज लीड टू वेट गेन? क्या हमेशा फैट लेने से हमारा वेट गेन होता है? यस, सोनिया मैम ने आंसर कर लिया, नो। वेरी गुड। यस। विच टाइप ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। विच टाइप ऑफ फैट इज द हेल्दीएस्ट? सबसे हेल्दी फैट कौन सा है? यस, अमित सर का मैसेज आ गया, अनसैचुरेटेड फैट। सर इसमें आप और डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों में से भी कौन सा अनसैचुरेटेड फैट? यस, पीयूएफए। सबसे हेल्दी पीयूएफए है। अनसैचुरेटेड फैट में भी मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं। जी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लैरिटी हो गई है। आर ट्रांस फैट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी? क्या ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है? नो। राइट। ओके। ओके, नेक्स्ट, शुड वी कंप्लीटली अवॉइड फैट्स इन आवर डाइट? क्या हमें फैट को अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में से? नो। ओके, मैं थोड़ा जल्दी लेकर चलूंगी। ओके ओके। इज घी हेल्दी और हार्मफुल? घी हमारे लिए हेल्दी है या हार्मफुल है? यस निखत मैम, ओनली ट्रांस फैट अवॉइड करना चाहिए हमें। हेल्दी। यस, लेकिन इसे भी हमें लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। ऐसे नहीं कि हम सोचें कि घी हेल्दी है और हम घी खाना शुरू कर दें आज से। यस यस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शुड वी कंज्यूम फैट ड्यूरिंग वेट लॉस? हमें अपनी जो, अगर हम, कोई इंसान वेट लॉस कर रहा है अपना, तो उसे फैट लेना चाहिए या नहीं? यस। लिमिटेड क्वांटिटी में लेना चाहिए। हेल्दी फैट्स हम सबकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो हमें हेल्दी फैट लेना है, ट्रांस फैट को अवॉइड करना है। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फैट इज द मोस्ट हार्मफुल? सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? जी, ट्रांस फैट। आशीष शर्मा सर का आ गया मैसेज। बीडी वर्मा सर भी बता रहे हैं ट्रांस फैट हमें सबसे ज्यादा हार्म करता है।
सरस्वती मैम ने भी बताया, सोनी मैम ने बताया, पिंकी पाल मैम का, नरेंद्र यादव सर का। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बिल्कुल सही सब बता रहे हैं। और बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप आज के बाद which fat after today which fats will you add to your diet and which will you avoid? आज के बाद आप कौन सा फैट अपनी डाइट में ऐड करेंगे और कौन सा अवॉइड करेंगे? जी, अमित सर ने बताया पीओएफए को सर ज्यादा ऐड करेंगे। पीओएफए भी लेना है हमें, एमयूएफए भी लेना है, और 10% से कम सैचुरेटेड फैट भी लेना है। जी, ओके। मेरी तरफ से यहीं तक था। ओवर टू यू अज़मा मैम। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से मैम बिल्कुल कंप्लीट एंड परफेक्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा सेशन हमारा रहा। शॉर्ट, कभी भी जब हम शॉर्ट रखेंगे एंड क्लियर रखेंगे, वो हमें यही देखना होता है कि सबके समझ में आए। और आपके आंसर से ही समझ में आ गया है कि सबके समझ में आया है। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद लोगों के माइंड में मोटापा और गंदी चीज वाली फीलिंग नहीं आएगी। फैट को बेचारे को बुरा बना रखा है। तो फैट यस हमारे मैम। लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम जानते हैं, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जितनी इम्पोर्टेंस हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देते हैं, तो हमारा फैट क्यों लिखा आता है उसमें, है ना। यस मैम। लेकिन भी जो हमने हमेशा सुना है, किसी के बारे में निगेटिव ज्यादा सुनेंगे तो उससे निगेटिव ही फील करेंगे। तो आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। और अभी 6:56 हुए हैं। अ, हम जैसा कि ये तो हम हमें करना चाहिए कि इतने शॉर्ट रखें, क्लियर रखें, और पूरी बात हम लोगों तक कह दें। लेकिन थोड़ा सा और हम जैसे टाइम ले लेते हैं, तो मैंने कई बार बताया है कि हमारे जो लिपिड टेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी में एक तरह से कोलेस्ट्रॉल और इसको बताता है। तो लिपिड प्रोफाइल के बारे में कई बार बात हुई है। यस मैंने मैम। कई बार बताया है, अगर मोहसिन सर इस पोजीशन में है, वो और अच्छे से डिफाइन करेंगे। अगर हम अपने लिपिड टेस्ट हमारे सामने आता है, क्योंकि रिपोर्ट हम पढ़ते हैं। वैसे तो एक पिछले सेशन में हमने जान लिया है कि रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है, बट अगर और भी समझा सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगी। मोहसिन सर बता सकते हैं। मैम, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आई नो आप जा सकते हैं। मैं नहीं नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, बस वीडियो ऑफ कर रही हूँ। मैं हूँ साथ। एक्चुअली यस, मुझे बच्चों को भेजना है स्कूल। ठीक ठीक। थैंक यू। अच्छा, चलिए। तो जब लिपिड प्रोफाइल हमारे, जब ब्लड रिपोर्ट्स आते हैं, तो ज्यादातर आप देखते होंगे सीबीसी होता है, केएफटी होता है, एलएफटी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड प्रोफाइल भी होता है। और वो हमारे कोलेस्ट्रोल, आप देखते होंगे कोलेस्ट्रोल के बारे में बताता है। तो कॉमन चीजें, जैसे एक कॉमन नॉलेज हमें फैट के बारे में आज तक थी कि फैट को हम कैसा समझते हैं। तो ऐसे ही लिपिड में कोलेस्ट्रॉल को भी आपकी, हम हमेशा ना मतलब अच्छा नहीं समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है क्या, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप, अब जिस हम पोजिशन पे हैं, अब बहुत सारी चीजों को हम डिटेल में जान रहे हैं, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है ये समझ रहे हैं। तो वहां पे कई सारे कोलेस्ट्रॉल का आपको फाइंडिंग्स दिखती हैं जब लिपिड प्रोफाइल आप कराते हैं। ठीक है। तो एक तो वहां पे होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक। ये आपके खून में पूरा जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, जो भी जितने भी टाइप का है, उसके बारे में बताता है। तो थोड़ा थोड़ा सा याद रखिए कि 200 तक इसको होना चाहिए। लेकिन मोस्टली आप देखते होंगे, अ, अगर किसी का बढ़ता है तो देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हो। टोटल कोलेस्ट्रॉल भी किसी किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। तो वो 200 उसकी होती है। और ये, अगर थोड़ा सा ये देख लीजिए, अगर ये बढ़ा हुआ होगा ना, तो लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, तो वो हार्ट डिजीज का एक इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ है।
एक और ये कि हार्ट डिजीज में भी ना जो हमारे वेसल्स होते हैं, जो हमारी वो होते हैं, अ, नलियां होती हैं जहाँ से खून बहता है, उसमें कितनी जो इलास्टिसिटी होती है, यानी फैट के ही बने होते हैं वो, ठीक है, फैट सेल्स ज्यादा होते हैं उसमें। तो वो अगर टाइट हो रहे हैं, उसकी जो इलास्टिसिटी है ना, पाइप सोच लीजिए, पानी का पाइप जो होता है, जब उसमें अच्छे से गर्म थोड़ी सी सही चीज बहती रहती है तो वो बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। और अगर आप उसे बहुत दिन तक रख दोगे, आप ऐसे ही अपने वेसल्स को सोच लीजिए, या ठंडा पानी उसमें जाएगा, या वो ठंड में, सर्दी में अलग होगा, गर्मी में अलग होगा। तो जब ठंड में ना एकदम टाइट टाइट हो जाता है वो, तो ऐसे ही अगर हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, तो आप सोच लीजिए किसी का, कि उसके ना अंदर जो उसके सारे वेसल्स हैं वैसे टाइट टाइट हो गए हैं, ठीक है। उसका एक टर्म आता है, वो अक्सर तक तो हमेशा उस टर्म को लेते हैं, लेकिन हम मतलब हमेशा ओवरलोड नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे टर्म्स मैं देख रही थी, आप लोगों ने सुने होंगे, जो आपके लिए नए थे। फोफा मोफा सुना है आपने आज? तो ये सारे ना, आज आज का भी वीडियो आप देखकर, बहुत छोटा स्लाइड था, तो दोबारा से कर लीजिएगा उसको, कि कौन कौन से टाइप है। ये बहुत अच्छा था, जो टाइप थे उसको दोबारा देख लीजिएगा। फिर हमारा एक एलडीएल आता है, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है ये। इसके बारे में भी मीन्स, हेलो, मोहसिन सर आए हैं क्या, वो बताना चाहते हैं? हेलो। यस सर। हाँ, आ रही मेरी आवाज? डिस्टरबेंस तो नहीं है? नहीं, क्लियर है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार एल एफ ये लिपिड प्रोफाइल के बारे में सबको शेयर करें। जी जी। एक्चुअली मैं बाहर था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। तो ठीक है। बाकी सारा कुछ तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा मैं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पर यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूँगा। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों फैट है, और ये अलग अलग टाइप होते हैं हमारी बॉडी में, इनके अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये सेल्स को बिल्ड करने के काम में आता है, हार्मोन्स और विटामिन डी को भी, और इसमें इससे बाइल प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल यूज होता है। और सेल मेम्ब्रेन इससे बनती है, और हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है, ये हमारी बॉडी में स्टोरेज जो होता है, वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। और बॉडी को जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो ट्राइग्लिसराइड यूज होता है। तो ट्राइग्लिसराइड एक तरीके से फ्यूल है। और ये कोलेस्ट्रॉल को ऐसे समझ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बिल्डिंग मटेरियल है और ट्राइग्लिसराइड बर्निंग मटेरियल है। तो इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, VLDL, LDL, HDL, ये अलग अलग टाइप होते हैं। और अगर इनकी वैल्यू की बात की जाए तो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। LDL 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। HDL 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। और फीमेल में थोड़ा सा इसकी वैल्यू जो है वो 50 तक रह सकती है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम रहना चाहिए। और बात करें कि डाइट में, तो LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और ये ट्रांस फैट से सबसे ज्यादा बढ़ता है, जिसमें वनस्पति घी होता है, बेकरी आइटम्स होते हैं, मैदा होता है, फ्राइड पैकेजेस, स्नैक्स, और बहुत सारी चीजें जो हम लोग सुनते हैं, वो सब ट्रांस फैट बढ़ाती हैं। एक्सेस सेचुरेटेड फैट जो है, ये भी हमारा घी, बटर, कोकोनट ऑयल, रेड मीट, फुल फैट डेयरी अगर हम ले रहे हैं, जैसे फुल क्रीम मिल्क ले रहे हैं या और भी चीजें, तो उससे एक्सेस सेचुरेटेड फैट बढ़ेगा। और थोड़ा सा इसका मतलब कम अमाउंट हमें जरूर लेना चाहिए सेचुरेटेड फैट का भी। लेकिन 10% ऑफ डेली कैलोरीज अगर हम इससे ज्यादा ले रहे हैं सेचुरेटेड फैट को, तो वो हमें LDL बढ़ा देगा वो।
लो फाइबर डाइट से भी एलडीएल बढ़ता है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है गट में, तो इसलिए हमें फाइबर का लेना चाहिए। अगर आप सब्जी दाल होल ग्रेन्स नहीं ले रहे हैं तो ये एलडीएल को बढ़ा देगा। रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं वो वेट गेन कर देते हैं। तो इंडायरेक्ट वेट से जो है इनडायरेक्टली एलडीएल ही बढ़ रहा है। और एलडीएल कम किससे होता है? ओट्स आप ले रहे हैं, इसबगोल ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं, चना ले रहे हैं, राजमा ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और प्लांट स्टेरोल्स से आपका एलडीएल कम होता है। अगर आप बैली फैट अपना कम कर रहे हैं तो वो भी एलडीएल कम कर रहे हैं आप। इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड की बात करें, ट्राइग्लिसराइड किससे बढ़ रहा है? शुगर और रिफाइंड कार्ब से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। वाइट राइस, मैदा, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, हनी, ये सब ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं। लिवर कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज टू ट्राइग्लिसराइड। आप अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ले रहे हैं तो लिवर उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा और वो स्टोर कर लेगा। अल्कोहल भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। एक्सेस कैलोरीज अगर आप ले रहे हैं, जैसे बोला कि एक्सेस आपने ग्लूकोज लिया तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी हो गया, एक्स्ट्रा कैलोरी में आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। वो चाहे आप अ, चावल से ले रहे हो, चाहे ऑयल से ले रहे हो, या प्रोटीन से ले रहे हो, या अपने खाने से ले रहे हो। वेरी लो फैट हाई कार्ब डाइट अगर आप ले रहे हैं तो उससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो कटिंग शुगर, मैदा, लिमिटिंग अल्कोहल, ओमेगा 3 फैट्स फ्रॉम फ्लैक्सीड, वॉलनट्स, फैटी फैट, मस्टर्ड ऑयल, वेट लॉस, ये ट्राइग्लिसराइड को लोअर करें। तो लूजिंग वेट अगर आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्ब्स तो आप रिफाइंड कार्ब्स यूज कर रहे हैं, होल फूड ले रहे हैं, तो ये आपका दोनों चीजों को बैलेंस रखेगा। ये सारा कुछ है। अगर जैसे कोई बंदा है, एग्जाम्पल अगर हम लें, कोई बंदा उसने रोटी सब्जी दाल लिया लेकिन उसके साथ में 3 कप चाय भी पी ली और 2 बिस्किट खा लिए उसने, लस्सी पी ली या फ्राइड नमकीन भी ले लिया साथ में, जो एक नॉर्मल है कि खाना भी खाया और इधर उधर उसने नाश्ता भी कर लिया, तो उसका एलडीएल तो सही रहेगा लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा उसने, क्योंकि शुगर और रिफाइंड कार्ब लिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में क्या क्या हम चीज़ें ले रहे हैं नॉर्मली। उसमें हम कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ट्रांस फैट बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और वैल्यूबल एडिशन डॉक्टर अजमन ने दी। बुशरा मैम का सेशन शानदार होता ही है, बहुत अच्छा रहा। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू बुशरा मैम। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल अवार्ड फ्रॉम मी। ओवर टू यू डॉक्टर अजमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मोदी सर, उसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हमारे सामने रिपोर्ट्स आते हैं तो वैसे तो समरी पढ़ लेंगे, लेकिन कभी कभी हम सामने ही रिपोर्ट कोई दे रहा है, दिखा रहा है, तो हमें बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी अगर श्रीकांत सर आए और हमारे आज के सेशन के लिए जो भी वो वैल्यूबल एडिफिकेशन करेंगे, प्लीज वेलकम श्रीकांत सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आसमान और बुशरा मैम हमेशा एक इम्पैक्ट लेकर आती हैं बहुत कमाल का। लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर थे, एक्चुअल में एक ट्रेनर और एक टीचर की तरह परफॉर्म करना, एक माइंडसेट देना, एक अपने आप की एक छवि को तैयार करना, आप समझिए कि अगर सफलता आएगी तो उन लोगों के पास पहले रुकेगी या लंबे समय तक रुकेगी जिन्होंने अपने आप को योग्य बना लिया है। तो उस श्रेणी में बुशरा मैम हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं कि मुझे, अब आप ये समझिए कि ये आपके छोटे छोटे सेशंस हैं, एक बहुत बड़ा ट्रेनर वो है जिसके पास में ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स देने के लिए, सिखाने के लिए अपने पास में है, कि आपको अगर खड़ा कर दिया जाए तो आपके पास में हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि आप सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे सभी ट्रेनर्स, सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनकी तैयारी जो लाजवाब दिखती है, ये इनको बहुत आगे लेके जाने वाली है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में हमेशा ये देखा गया है कि लोग डरते हैं, लोग तो बोलते हैं सर मुझे ना बोलना नहीं आता, बोलना नहीं आता। इसीलिए आज आपको ये मौका दिया जा रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि बुशरा मैम को डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले और आज में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी अपने अंदर में देखना है, हम सभी को अपने अंदर में देखना है। तो क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। और जिस तरह की कमाल की तैयारी बुशरा मैम ने करी है वो बेहद लाजवाब है, बेहद कमाल की है। तो अभी अगले सेशंस के लिए हम लोग अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको भी इस तरीके से बेहतरीन प्रेजेंटेशन देना है, मैं कहूंगा जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक ये डर आपका जाएगा, निकलेगा नहीं। तो इस डर को निकालने के लिए क्या करना है, अपने नाम को फटाफट से भेजना है। और आप चाहते हैं कि आपका सेशन भी हो और एक अच्छे पॉइंट्स पे आप बात करें, सबके सामने परफॉर्म करने का मौका मिले, तो अपने नाम को आप जरूर भेजना है। हमारे बीच में सर हैं, आशीष सर, और कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहते हैं तो जरूर सर, आप इनवाइटेड हैं। थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। अमेजिंग सेशन बुशरा मैम का, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत शॉर्ट और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, इजी टू अंडरस्टैंड। आप सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब 2.5-3 साल पहले बुशरा मैम ने शुरुआत किया था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ में, तब वो आप सब लोगों की तरह बिल्कुल एक कॉमन, एक साधारण और बहुत अंदर एक फियर था, एक इतनी शाई थी कि कुछ कह नहीं पाती थी। आज वहां से लेके यहाँ तक की जर्नी, अगर सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन की बात करूं, सबसे अच्छी पीपीटी स्लाइड बनाने की बात करूं, सबसे अच्छी चीजों को तैयार करने की बात करूं, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा बुशरा मैम को उन लोगों के बराबर ये समकक्ष पाएंगे जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से या तो मेडिकल की फील्ड में हैं, या फिर उनकी पकड़ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़ी हो गई, जैसे मोहसिन जी हो गए, अजमा जी हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, या सतीश जी हो गए। तो जब हम लगातार कंसिस्टेंट बने रहते हैं, जब हम अपने ऊपर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी काम करते रहते हैं, जब हम नई चीजों को सीखते रहते हैं, तब हम वो बनकर आते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं, या हमारा बेस्ट वर्जन हम बनकर आते हैं। मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप कितना काम कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन आप जो भी सीख रहे हैं उसको अपने ऊपर कितना अप्लाई कर रहे हैं, कितना उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और हर सेशन से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन और कार्ब से 4 कैलोरी मिलती है, ये भी आज एक नए तरीके से मैंने जाना और समझा। तो हमारी लाइफ में ऐसी वैल्यूज को ऐड करने वाले लोग जब आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास एक कैटेगरी खड़ी है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिनको 20, 15, 25 सालों का एक्सपीरियंस है, जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है। एक दूसरी कैटेगरी है जो नए लोग हैं, साधारण लोग हैं, जिनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और आज वो जब इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं तो अपने आप में खुद के इस सेशन के ऊपर प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है, आप सब लोगों की कम्युनिटी का पार्ट बनकर, कि हम साथ में मिलकर कितना अच्छा, कितना बेहतर कर रहे हैं और कितना आगे जा रहे हैं। हमेशा अपनी तैयारी को बेस्ट और बेहतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एक बेहतर तैयारी करते हैं, बेस्ट तैयारी करते हैं, तो वो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे होते, वो आप अपने लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। वो आप अपने परिवार के लिए कर रहे होते हैं, वो आप अपने अपग्रेडेशन के लिए कर रहे होते हैं। तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा, जैसे बुशरा मैम कर सकती हैं, जैसे और लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप मत देखिए सिर्फ उन डॉक्टर्स के चेहरे जो 10, 12, 15, 20 सालों से इस फील्ड के अंदर हैं, क्योंकि कई बार आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि ये काम उनके मतलब का है। जी नहीं, ये काम नहीं बना अजमा मैम के लिए, सिर्फ ये काम नहीं बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए, ये काम नहीं बना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए। अगर डॉक्टर के लिए बना होता तो फिर यहाँ साधारण लोग जो है वो कैसे 8, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, इस इंडस्ट्री के अंदर 20, 30, 50 लाख रुपए कमा रहे होते। ये काम बना है सिर्फ आपके लिए, बशर्ते आप अपने आप को जगा लें, आप अपने आप को जागरूक कर लें और आप अपनी तैयारी को बड़ा करना शुरू कर दें। ये काम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। अगर डॉक्टर के लिए बना होता तो डॉक्टर तो आज 20, 30, 50 ही हजार रुपए कमा रहे हैं। ये काम आपका है, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा। और इस तरीके की छोटी 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 मीटिंग्स का रोज आधा घंटे, 30, 40 मिनट पार्ट बनना पड़ेगा। एक तरफ जब श्रीकांत जी सेशन लेते हैं तो उसकी तारीफ करने का कम मन करता है, इंस्टेड ऑफ जब उनकी जगह कोई ऐसा इंसान जो बुशरा जी हैं या ममता मैम सेशन ले रही हैं, या ऐसे लोग, एक तरफ अमित चौधरी जी जैसे, श्रीकांत जी जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं, एक तरफ हमारे साथ वो लोग हैं जो नए हैं, ठीक है। फिर चाहे मैं अंशु जी की बात करूं, फिर चाहे वो मैं इन दोनों लोगों की बात करूं जो एक से एक बेहतर सेशन दे रहे हैं, जो अपने सेशन में एक एक वैल्यू को, एक एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड करते हैं,
ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूं वो इतने मायने नहीं रखता दोस्त, जिससे कहीं ज्यादा मायने ये रखता है कि ऐसे आने वाले नए लोग जो इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 3 सालों में आए हैं, और वो अगर वैल्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, फिर हम सही दिशा में जा रहे हैं, और ऐसी ही दिशा में अब हमें जाने की जरूरत है। तो मैं हेड्स ऑफ सैल्यूट टू यू बुशरा जी, और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग ऐसे ही सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और लगातार एक से एक वैल्यू प्रोग्राम जो है इस सेशन के अंदर करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इससे मेरी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं नेक्स्ट सेशन की प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर तरीके से करूं, ये सब सुनने के बाद। तो थैंक यू सो मच। संजीव सर कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज़ उन्हें अनम्यूट करती हूँ मैं। मैम मेरी साइड से हो नहीं रहा। हाँ, हो गए। जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये टाइम को जरा चेंज किया जाए, 6 बजे से किया जाए। म्यूट हो गए सर। तो ठीक है, आज आज का कोई बात सेशन यही। नहीं, मैं एक चीज के लिए टाइम चाहूंगा। 2-3 जगह से रिक्वेस्ट आई है कि टाइम को सुबह 6 बजे किया जाए, लेकिन जब, और कल मेरा और श्रीकांत जी का इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ है, हम जब देखते हैं एक तरफ कि हमारे पास आने वाले मोस्टली लोग वो हैं अभी से सेशन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो 6:45 तक यहाँ पर आते हैं, और मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जो 6:50 तक आते हैं। तो एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 बजे से सेशन की डिमांड करते हैं, और दूसरी तरफ मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो आए दिन मैसेज करते हैं कि सर प्लीज सेशन का टाइम जो है सुबह 7 बजे कर दीजिए। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम किसी की भी सहूलियत के हिसाब से जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। मैं, अजमा मैम और हम 3-4 जने ऐसे हैं जो सुबह डेली, आप यकीन मानना, 5 बजे भी सेशन कर सकते हैं एवरी डे, लेकिन 6:30 बजे का सेशन इसलिए रखा क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए। सुबह को 6:55 पर मेरे भी बेटे को स्कूल जाना होता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उठाकर उसे भी किड्स प्लस पिलाना होता है, और भी चीजें होती हैं। आपके भी साथ ऐसा होता होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम वैल्यूज को क्रिएट कर रहे हैं, तो ना तो हम 6 बजे कर सकते। मैं भी चाहता था सेशन 6 बजे हो जाए, क्योंकि मुझे 6 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी आने वाली क्वांटिटी, हमारे आने वाले ज्यादातर लोग किस जगह पर हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले ज्यादातर लोग 6:40, 45 और 6:50 तक भी आ रहे हैं। अभी हमारा सेशन ऐसे ही चल रहा है, अभी कुछ दिन हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। अगर ज्यादा डिमांड और 6 बजे की आएगी, ठीक है, भरकर, अगर हमारे 40-50 लोग 6 बजे के लिए बता देंगे, ट्रेन द ट्रेनर में भी हम उनसे बात करेंगे, जो लोग साथी ट्रेन द ट्रेनर में आ रहे हैं, ये वो सारे साथी हैं जो सीरियस हैं, ये वो सारे साथी हैं जो सुबह को मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इन सब लोगों से भी वहां बात होगी 25-26 तारीख में। अगर सब लोग वहां पर 6 बजे की अनुमति देते हैं, कहते हैं कि सर हम रेडी हैं, तो 6 बजे करेंगे, अदरवाइज 6:30 बजे ही करेंगे। किसी भी 2-4-5 लोगों के लिए पूरे सेशन को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो 6 बजे का हो या 7 बजे का हो। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे एक शानदार सेशन के अंदर, एक मॉर्निंग मंत्रा की नई जिम्मेदारी के साथ, नए व्यक्ति के साथ, नई उम्मीदों के साथ में, और नई प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए आपने अगर अपने ट्रेन द ट्रेनर की टिकट कंफर्म करा ली है या रिजर्वेशन करवा ली है, तो आपको बधाई। और अगर किसी वजह से आप अभी तक चूके हुए हैं, तो मैं आशीष यादव आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि एक बार फिर से उठाइए फोन, लगाइए श्रीकांत सर को, और अपने इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी मौका इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उसकी जगह ट्रेन द ट्रेनर को मिस कर दें। किसी भी कीमत पर ट्रेन द ट्रेनर को मिस नहीं करना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते नेचर।